दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुदरंग पर हैं। दोस्तों, इस महीने उत्तर प्रदेश में दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली ये कि जमीन कब्जाने और पीड़ित के घर को आग लगाने के मामले में कानपुर से सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर कैंप कार्यालय के सामने फरारी के बाद सरेंडर कर दिया। और दूसरी घटना ये कि यूपी की कानपुर देहात पुलिस ने 12 दिसंबर को एक व्यापारी बलवंत, जिसका नाम था, उसको लूट के आरोप में गिरफ्तार किया और जुर्म कबूल करवाने के लिए पुलिस वालों ने उसे रात भर थाने में बुरी तरह से पीटा और इसी पिटाई से सुबह होते होते उस व्यापारी की मौत हो गई। दोस्तों, इन दोनों घटनाओं का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है? कैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इन घटनाओं पर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए एक्टिव हो चुकी है? आपको यह भी बताऊंगा कि बलवंत हत्याकांड को दबाने के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्या मुहिम छेड़ रखी है, और यह भी बताऊंगा कि कैसे समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का बांग्लादेशी कनेक्शन जोड़कर अखिलेश यादव को रोहिंग्या मुसलमानों का मसीहा भारतीय जनता पार्टी बता रही है। तो दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें तुरंत फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। अभी 3 सीट पर उपचुनाव संपन्न हुए हैं और अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसलिए यूपी में अपराध में भी राजनीति आपको मिल जाएगी, क्योंकि सवाल है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सत्ता की कुर्सी का, फिर चाहे निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। और ये दोनों घटनाएं सियासी तौर पर काफी चर्चा में हैं, क्योंकि पुलिस हिरासत में व्यापारी की मौत के मामले से जहां योगी सरकार सीधे तौर पर कटघरे में है, वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी के मामले में अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का सियासी खेल आप समझिए, क्योंकि यहां बात सिर्फ इरफान सोलंकी की नहीं है, यहां बात तो आजम खान पर भी शिकंजा कसने की है और पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में करने की भी। क्योंकि एक तरफ बीजेपी हर जिले में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए पसमानदा सम्मेलन करवा रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरों को नुकसान पहुंचा रही है। उनको लगातार टारगेट करके सपा का चुनावी समीकरण बीजेपी ध्वस्त करने में लगी है। यानी एक तरफ सपा के बड़े मुस्लिम चेहरों को जेल में डालो और दूसरी तरफ पसमानदा मुसलमानों को सेट करके बीजेपी के नए मुस्लिम नेताओं की पौध खड़ी करो। लेकिन यूपी में बीजेपी का यह प्लान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक समाजवादी पार्टी के साथ बड़े मुसलमान चेहरे खड़े हुए हैं। दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में सपा के कुछ और चेहरे इस तरह के मामले में फंसे और देखने सुनने को और भी गिरफ्तारियां मिलें। ऐसे में अखिलेश यादव भी अपने विधायकों के लिए फ्रंट फुट पर आ गए हैं। अखिलेश ने कानपुर जिला जेल में बंद इरफान सोलंकी से मुलाकात भी की और साफ कहा भी कि इरफान पर जो भी आरोप लगाए गए हैं उनके खिलाफ अगर सपा को आंदोलन भी करना पड़ेगा तो वो करेंगे। यानी अखिलेश भी ये बात समझते हैं कि आजम खान के बाद ये दूसरा मौका है जब उनके किसी मुस्लिम विधायक को इस तरह से टारगेट किया गया है। जिस तरह से आजम खान को शुरुआत में कुछ एक केस लगाकर अंदर किया गया था और फिर उन पर एक के बाद एक सैकड़ों मुकदमे लाद दिए गए और आखिर में बीजेपी ने उनका रामपुर का किला ढहा दिया।
कुछ यही पैटर्न इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी में भी देखने को मिल रहा है। पहले तो उन पर आगजनी और जमीन कब्जा करने का मामला दर्ज किया गया, फिर फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला और अब फर्जी तरीके से बांग्लादेशी नागरिक को बसाने का मामला दर्ज किया गया है। बस इसी बात से अखिलेश को भी रोहिंग्या के रहनुमा के तौर पर जोड़ा जा रहा है, यानी इरफान सोलंकी की फील्डिंग फिलहाल सरकार सेट कर चुकी है। दोस्तों, यहां तक तो यह देखने से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अपराध और अपराधियों की खैर नहीं है, फिर चाहे वो विधायक ही क्यों ना हो। लेकिन जब दूसरी तस्वीर पर नजर पड़ती है या जब दूसरी तस्वीर दिखती है तो समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस दरअसल सरकार के बस में है ही नहीं, या फिर सरकार के इशारे पर काम कर रही है। बात दो ही हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से 12 दिसंबर को व्यापारी बलवंत को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसे रात भर थाने में लाठी और डंडों से पीटा, करंट लगाया, उससे लगता नहीं है कि पुलिस कानून के दायरे में या फिर सरकार के अंडर में रहकर काम करती है। कानपुर पुलिस ने बलवंत को इतनी बुरी तरह से पीटा कि सुबह होते होते उसकी लॉकअप में ही मौत हो गई। दोस्तों, पुलिस हिरासत में इस कस्टोडियल डेथ का विरोध किया गया तो 13 दिसंबर को रनिया थाने के इंस्पेक्टर शिव प्रकाश सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और अन्य पुलिसकर्मियों को भी हत्या के आरोप में नामजद किया गया, लेकिन ये सभी पुलिसकर्मी दोस्तों उसी दिन से फरार हैं और इन सब के मोबाइल फोन भी बंद हैं। तो दोस्तों, सवाल यह है कि अगर पुलिस ही फरार हो जाए तो फिर उसे ढूंढेगा कौन? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ और पुलिस पर आरोपियों की हत्या के आरोप कोई पहली बार नहीं लगे हैं। इससे पहले इसी योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के महोबा के क्रशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के हत्या के मामले में आईपीएस मणिलाल पाटीदार 2 साल तक फरार रहा। दोस्तों, यह हाल तब है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि इस चौराहे पर अगर कोई वारदात होगी तो अगले चौराहे पर अपराधी ढेर हो जाएगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, तो सवाल उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में सारी ताकत पुलिस को दे दी गई है? क्या पुलिस को किसी को भी पूछताछ के नाम पर उठा लेने का अधिकार है और उसे पुलिस कस्टडी में मार देगी? क्योंकि केंद्र सरकार का डेटा बताता है कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां देश भर में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ होती हैं। पिछली जुलाई में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि साल 2020 और 21 में यूपी की पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा 451 मौतें हुईं। वहीं साल 2021 और 22 में इन मौतों का आंकड़ा बढ़कर 501 हो गया। तो सवाल उठता है कि अगर पुलिस ही आरोपी को अपराधी मानकर सजा देने लगेगी तो फिर कोर्ट और अदालतों का औचित्य है क्या? और दूसरी बात, मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस को गलत तरीके से उकसाने वाले इन बयानों को समझा कैसे जाए? क्योंकि जिस कानपुर में योगी आदित्यनाथ ने 9 दिसंबर को कहा था कि अपराधी अगर एक चौराहे पर शरारत करे तो अगले चौराहे पर पुलिस उसे ढेर कर देगी, और 12 दिसंबर की रात उसी कानपुर देहात की पुलिस ने अपनी कस्टडी में एक व्यापारी को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। फिलहाल योगी सरकार जब भी किसी बड़े मामले में फंसती है तो दूसरी तरफ से विपक्ष को घेर लेती है। अखिलेश यादव कानपुर गए तो थे बलवंत के परिवार से मिलने, गए तो थे इरफान सोलंकी से जेल में मिलने, लेकिन बीजेपी ने इरफान सोलंकी का बांग्लादेश कनेक्शन निकालकर उल्टे ही उन्हें घेर लिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।